नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नेताओं, अफसरों और जजों के बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ना जरूरी, आदेश न मानने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। ओआरओपी पर प्रधानमंत्री कार्यालय और पूर्व सैनिकों में बातचीत, 10 दिन तक आंदोलन तेज नहीं करने पर सहमति। 14 अगस्त के व्यवहार के लिए दिल्ली पुलिस ने मांगी माफी। जम्मू कश्मीर के सीमा इलाकों में पाकिस्तान से लगातार 11वें दिन फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, नागरिक इलाकों में दहशत। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के 5 छात्र गिरफ्तार, प्रबंधन ने लगाया दंगे का आरोप। 2008 बैच के प्रोजेक्ट्स के असेसमेंट पर विवाद। असम के 11 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, 60,000 से ज्यादा पीड़ित। मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की आशंका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की खबर के साथ। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि नेताओं, अफसर और जजों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना जरूरी होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आदेश न मानने पर कार्रवाई की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अधिकारी आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उनका इंक्रीमेंट और प्रमोशन रोक दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है तो उसे निजी स्कूलों की फीस के बराबर पैसा सरकारी खजाने में जमा करना होगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को 6 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट का यह फैसला अगले सत्र से लागू होगा। सरकारी खजाने से वेतन ले रहे हैं या अभी जो भी सहायता पा रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के छोटे बच्चों को बोर्ड द्वारा संचालित माने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए विवश किया जाए। और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे लोग जो कॉन्वेंट में अधिकारी कॉन्वेंट में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो जो कॉन्वेंट में इनकी प्रतिमाह फीस है बच्चे की, उतनी ही धनराशि इनसे सरकारी खजाने में प्रतिमाह जमा कराई जाए और वो जो पैसा जमा हो उस पैसे को प्राइमरी स्कूलों के विकास में खर्च किया जाए। और समय हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर सीनियर आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह जुड़े हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मुझे जो लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है, ये सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है उसको देखकर एक जैसे पीड़ा के साथ उठाया गया एक कड़ा रुख है, जिसमें जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और न्यायाधीशों की संतानों को सरकारी विद्यालय में जो बेसिक स्कूल हैं और जूनियर स्कूल में उन्हें पढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया है। ये एक इसकी दुर्दशा को दर्शाता है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा की दुर्दशा उसको दर्शाता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि चूंकि मैंने न्यायालय ने वेल थॉट आदेश दिया है, जिसके हिसाब से वो ये चाहते हैं कि इन विद्यालयों की दुर्दशा सुधरे किसी तरह से। अब इशू ये बनता है कि अब जो अधिकारी हैं या बाबू हैं या और जो सरकारी खजाने से तनख्वाह पाते हैं वो वेतन कटवा लेंगे आराम से, कोई बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाएंगे वो कॉन्वेंट स्कूल में अगर उनको पढ़ाना है, क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि स्कूलों की स्थिति इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। यहाँ प्रदेश में ये 65 साल से भी अभी आप देख लें वही स्थिति स्कूलों की है जब से आजाद हुआ है देश, कि स्कूलों की स्थिति दुर्दशा इतनी है कि टीचर्स कई जगह 4-4, 5-5 हैं और 10-10, 12-12 बच्चे हैं। बैठने के लिए कुर्सियां बेच नहीं है। मिड डे मील मिलता है, उसमें दूध खराब मिलता है, वो बच्चे बीमार हो जाते हैं और वह ऐसी स्थिति। जी, सूर्य प्रताप सिंह जी, आप मानते हैं इस फैसले के बाद बड़ा बदलाव आएगा शिक्षा प्रणाली को लेकर और खासतौर से शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर? और आपने एक बात कही कि सैलरी कटवा लेंगे ऑफिसर्स, यानी इस फैसले के बाद भी वो इंक्रीमेंट अपना ना हो, प्रमोशन ना हो, ये मानने को तैयार है, लेकिन बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। तो इस फैसले पर हम प्रतिक्रिया ले रहे थे, सीनियर आईएएस ऑफिसर हमारे साथ जुड़े थे। अगली खबर का फिलहाल रुख करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।
जिसके बाद पूर्व सैनिक अगले 10 दिन तक अपना आंदोलन तेज नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के साथ 14 अगस्त को किए व्यवहार के लिए माफी मांगी है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों से मंगलवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने मुलाकात की। नृपेंद्र मिश्रा ने पूर्व सैनिकों से कहा कि वो 10 दिन तक अपने अनशन को स्थगित करें ताकि इस बारे में कोई फैसला किया जा सके। सैनिकों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला नहीं लिया है। हमें जब तक कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगी तब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, पर हाँ इतना हमने बोला है कि हम इसका अपग्रेडेशन या एस्केलेशन नहीं करेंगे 10 दिन के लिए, और 10 दिन का विंडो जो चाहिए था वो मिल गया है। उस आगे 10 दिन के बाद जब रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जो डिसाइड करेंगे उसके आगे बातचीत बढ़ेगी। दूसरी तरफ 16 अगस्त से आमरण अनशन पर कर्नल पुष्पिंदर और हवलदार सिंह तो बैठे ही थे। कल से एक और पूर्व सैनिक हवलदार अशोक चौहान ने भी बेमियादी अनशन शुरू कर दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों के साथ किए व्यवहार के लिए माफी मांगी है। कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ वर्किंग में कंफ्यूजन हो जाता है। हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे जो ऑफिसर्स इस तरह की बात किए हैं, लेकिन इंटेंशन मैं फिर भी बताता हूँ, इंटेंशन कोई हर्ट करने वाला नहीं था। इससे पहले तीनों सेनाओं के 10 पूर्व प्रमुखों ने सोमवार को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के साथ हुए खराब बर्ताव से आहत हैं। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्व सैनिकों की आवाज की अनदेखी करने के साथ वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। शायद पहली बार आर्मी के लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मगर मोदी जी सुनना नहीं चाहते हैं, मोदी जी सिर्फ बोलना चाहते हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक बीते 66 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों को इस मुद्दे पर 15 अगस्त को कुछ ऐलान होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर अभी समाधान पर नहीं पहुंची है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सिद्धांततः इसे स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान यानी FTII के 5 छात्रों को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। इन पर संस्थान में दंगा करने का आरोप है। छात्र अधूरे डिप्लोमा प्रोजेक्ट के गलत आकलन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। FTII में बीते 72 दिन से जारी आंदोलन में मंगलवार रात नया मोड़ आ गया। निदेशक प्रशांत पथराबे की शिकायत पर पुलिस ने 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार छात्रों को डेक्कन पुलिस थाने में रखा गया है। छात्रों पर आरोप है कि उन्होंने सोमवार को निदेशक का घेराव किया था। निदेशक ने 15 छात्रों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। FIR जो उन्होंने कल रात को उनके ऑफिस में जो हलचल मचाई, दंगा मचाया, इसके बारे में उन्होंने किया था। उनको बाहर पढ़ने नहीं दिया, अंदर की प्रॉपर्टी डैमेज किया, इसके बारे में उन्होंने जो दिया था कंप्लेंट, उसके मुताबिक किया। डायरेक्टर आज HOD के रैंक में बैठा है, 24 साल की सर्विस हुई है और उसको इस ढंग से इंसल्ट हो जाता है, वो भी अपने स्टूडेंट से, तो नेचुरली दुख तो होगा ही। आप भी मेरी जगह होते तो आपको भी बहुत दुख होता। छात्र संस्थान के आरोप का खंडन कर रहे हैं। छात्रों का दावा है कि वो बैठक के लिए निदेशक के पास गए थे। छात्र 2008 बैच के अधूरे प्रोजेक्ट्स के आकलन के आदेश का विरोध भी कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है। डायरेक्टर रजिस्ट्रार जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की हुई है। 70 दिनों से हम शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं कला के माध्यम से, उसके बावजूद भी हमारे अगेंस्ट जो काम किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। मेरे ख्याल से ये भारत के इतिहास का एक बहुत काला दिन है। वेरी स्पेशल कंडीशंस pro-rata assessment can be done, but the time for assessment was not good enough, but was not actually a proper time to do this kind of an assessment. That statement has been jointly given by the faculty. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी एक टीम बनाई है। ये टीम पुणे जाकर असेसमेंट विवाद की जांच करेगी। टीवी एक्टर गजेंद्र चौहान को संस्थान का निदेशक बनाए जाने के विरोध में छात्र पिछले 72 दिन से हड़ताल पर हैं। छात्र दिल्ली में भी धरना दे चुके हैं और राष्ट्रपति से मिलकर शिकायत भी सौंप चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोपाल कृष्ण इस समय स्थानीय पत्रकार पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। गोपाल कृष्ण, क्या अपडेट है? तमाम और लोग हैं जिनके नाम FIR में दर्ज हैं, क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं? और बड़ा सवाल उठ रहा है कि रात के वक्त पुलिस ने गिरफ्तारी क्यों की? अब देखें, एक नया विवाद जुड़ गया है गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के बाद FTII के साथ। दरअसल ये जो
विवाद जो चल रहा है ये गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को लेके चल रहा है। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को जो छात्र विरोध कर रहे थे उन्हें नोटिस दिया गया है। ये 2008 साल के बैच के छात्र हैं जिनका प्रोजेक्ट असेसमेंट का काम फिलहाल FTI इंस्टीट्यूट में चल रहा था। 17 अगस्त के दिन जो निदेशक है प्रशांत पाठार पे वहां पे FTI के जो छात्र गए और उन्होंने कहा कि ये असेसमेंट पूरी तरह गलत तरीके से चेक किया जा रहा है, ये बंद किया जाए। हाँ, गोपाल कृष्ण, ये विवाद किया, लेकिन हाँ, हमने बताया कि विवाद इससे जुड़ा है। पुलिस क्या इस मामले में सफाई दे रही है? उसने गिरफ्तारी रात के वक्त क्यों की? दरअसल ये छात्र इन्होंने प्रशांत पाठार जो निदेशक है उनको उनके कार्यालय में बंद कर दिया था और वहां पे कुछ तोड़फोड़ की गई और उनको करीब रात के 9 बजे तक के वहां पे बंद रखा गया। इसलिए वहां पर प्रशांत पाठार ने पुलिस कर्मचारियों को बुलाया और छात्रों के विरोध में गुना दाखिल किया है और इसी मसले में कुल 17 जो छात्र है उनके विरोध अपराध दर्ज किया गया है डेक्कन पुलिस स्टेशन में। उसमें से 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें पुणे के कोर्ट में यानी सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 2008 के मूल्यांकन से जुड़ा ये पूरा विवाद है। छात्रों ने इसे लेकर घेराव किया निदेशक का, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 छात्रों को। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के शाहपुर और बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग करके सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की। जवाब में भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। घरों की दीवारों में गोलियों के निशान, खेतों में दागे गए ये मोर्टार बम पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत हैं। कल देर रात एक बार फिर पाकिस्तान की सेना ने सीमा पार से फायरिंग कर रिहायशी इलाकों के लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब ने पाकिस्तानी सैनिकों के हौसलों को पस्त कर दिया। इस गांव में आज के पहले भी एक हफ्ता हो चुका सर, 10 दिन हो चुके हैं कि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, तो जो कि सिविलियन को टारगेट कर रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मेरी पूरी जो मक्की की फसल और घास बर्बाद हो चुका है और हमारे जो मकान है कच्चे मकानों के छत पे गिरे और हम खुद परेशान हैं। यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। 3 दिन बाद दोनों देशों के बीच NSA स्तर की वार्ता होनी है और उधर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग हो रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीज फायर के उल्लंघन के बीच होने वाली बातचीत का कोई सार्थक नतीजा निकल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुई। झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस ने CPI माओवादी के एरिया कमांडर चंदन जी को मार गिराया। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद हो गया। मंगलवार को खूंटी रांची सड़क पर माओवादियों से मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने माओवादियों के एरिया कमांडर चंदन जी को मार गिराया। अभियान में पुलिस के एक ड्राइवर रूमुल सिवाईवा शहीद हो गए। वहीं रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार और उनका एक अंगरक्षक घायल हो गया। दोनों अब खतरे से बाहर हैं। पुलिस चंदन जी के दस्ते के बाकी सदस्यों को खोजने के लिए अभियान चला रही है। इनकाउंटर हुआ और इनकाउंटर में चंदन जी जो एरिया कमांडर है वो मारा गया। सूचना यह है कि एरिया कमांडर चंदन जी के दस्ते का एक नक्सली और इंजर्ड है और उसके साथ 7 और लोग हैं जिसको फॉलोअप किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने SSP प्रभात कुमार से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मृतक ड्राइवर के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गुत्तुम और तीमापुर गांव के बीच जंगलों में मंगलवार को माओवादियों और CRPF के बीच मुठभेड़ हुई। माओवादियों ने सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही CRPF की टुकड़ी पर हमला कर दिया। इसमें CRPF के जवान सुनील राम की मौत हो गई। हमले में 3 जवान घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को केंद्र से विशेष पैकेज का तोहफा मिल ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री आरा में कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे थे। इसके बाद सहरसा में परिवर्तन रैली में उन्होंने बीजेपी के प्रचार अभियान को तेज करने की कोशिश की। 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो।
आरा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों से साफ हो गया था कि बिहार को केंद्र की ओर से बड़ी चुनावी सौगात मिल रही है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। उन्होंने इस पैकेज को बिहार की किस्मत बदलने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि 40,000 करोड़ की योजनाएं पहले ही मंजूर की जा चुकी हैं। दोनों को जोड़ने से ये राशि 1,65,000 करोड़ हो जाती है। दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का आरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर भी तंज कसे। आरा के बाद नरेंद्र मोदी ने सहरसा में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। 34% गंभीर प्रकार के गुनाह के अंदर इजाफा हो गया। मुझे बताइए, ये जंगल राज के आसार शुरू हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नीतीश लंबे वक्त से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार से किए वादों से पलटने का आरोप भी लगाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ के पैकेज देने का वादा किया था। जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस बड़े पैकेज को चुनावी सियासत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले स्पेशल पैकेज के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा भी पूरा करने की मांग की है। आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए भारी भरकम 1,25,000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। बीजेपी इसे भले ही बड़ा चुनावी दांव मान रही हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे जनता का हक बताया है। जेडीयू ने इस पैकेज के लागू होने पर भी संदेह जताया है। आप अगर ये मानते हैं कि बीमारू होने पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो बताइए, अब तक जितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा हुआ वो क्या बीमारू राज्य के श्रेणी में आए थे? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का वादा भी निभाना चाहिए। उधर कांग्रेस और वाम दलों ने भी 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को महज चुनावी स्टंट करार दिया है। सीपीएम ने भी इस पैकेज का फायदा जनता तक पहुंचने पर संदेह जताया है। आज आर्मी के लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कह रहे भैया हमें झूठ बोल दिया, 8,000 करोड़ रुपए की बात है, हमें नहीं मिला। एक तरफ कहते हैं, आर्मी वालों से कहते हैं भैया पैसा नहीं है, दूसरी तरफ बिहार में लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं। This government, this Prime Minister is using all the central assistance programs, etc. announced as though it is a great charity that his government is doing for the states. Now that has been the general attitude so far, and that is once again in display here. इससे पहले पूर्व की यूपीए सरकार ने साल 2013 में बिहार के लिए 12,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाम दलों ने बिहार में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हालांकि ये दल कुल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। वाम दलों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। For not implementing Gangotpadhyaya committee report on land reforms, we are consistently fighting on these issues against this government also. We want to defeat communalism and casteism. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसे देखते हुए प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। उधर दिल्ली में यमुना का जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का अलर्ट जारी होने के बाद खासी सावधानियां बरती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक में राज्य के बाढ़ की ताज़ा हालात पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में अब तक बाढ़ से करीब 21,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। আমরা এখনো পর্যন্ত 21,000 কোটি টাকার একটা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় এসেছি, এটাই শেষ নয়, এর থেকেও বাড়তে পারে।
वहीं दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार यमुना के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है। 2-3 दिनों से जलस्तर यमुना का काफ़ी बढ़ रहा है। खतरे के निशान के अभी नीचे है जलस्तर। अभी रात भर ही मॉनिटरिंग चलेगी और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई तेज करेंगे। हिमाचल के कुल्लू में मणिकरण साहिब गुरुद्वारे पर चट्टाने गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का निर्देश जारी किया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहाँ पर जो पत्थर गिरे हुए हैं उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कोई और नुकसान हुआ होगा इसकी सूचना बाद में दी जाएगी। असम के 5 जिलों के करीब 70,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। कामरूप, धेमाजी, नलबाड़ी, लखीमपुर, जोरहाट, शोनितपुर समेत 11 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ले रखी है। करीब 4,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग के निदेशक बीपी यादव के मुताबिक विंड पैटर्न में बदलाव की वजह से हिमालय के निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। भारी से बहुत भारी बारिश वेस्ट बंगाल, जो उत्तरी वेस्ट बंगाल है, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, वहाँ होगा। सिक्किम के इलाके में बहुत भारी बारिश होगा। पूरा आसाम, मेघालय, खासकर मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और साथ ही बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय में अगले 4 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसे देखते हुए इन राज्यों को अलर्ट किया गया है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के खुलासे के बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार ने मामले की जांच कराने की बात कही है। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया गया है। एक अंग्रेजी अखबार ने डिस्कॉम पर सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि राजधानी में और सस्ती बिजली की संभावनाएं हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मसले पर कानूनी राय लेकर जांच कराई जाएगी। इन चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि इसको हम वकीलों से बात करेंगे, जांच कराई जाएगी कि अगर ऐसा है तो जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो करी जाए। वहीं इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसका पार्टनर जो है वो दिल्ली सरकार है, तो उनके रहते हुए पैसा भी आप उनको दे रहे हो और गालियां भी आप उनको दे रहे हो, भ्रष्टाचार की बात भी कर रहे हो, तो कहीं ना कोई गड़बड़ इसमें निश्चित रूप से जरूर। ये कब तक कांग्रेस पे बात डालने की बात चालू रखेंगे? अब अगर मान लीजिए कांग्रेस ने भी गलती करी है तो आपको कौन रोक रहा है? कार्रवाई करिए ना, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ करनी हो, चाहे वो बिजली कंपनियों के खिलाफ करनी हो। आप जो वायदा करके आए थे अब उसको निभाइए। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नहीं चाहते थे कि बिजली की कंपनियों का ऑडिट कराया जा सके, बिजली का ऑडिट हो पाए, क्योंकि इन कंपनियों के मालिक टाटा और अंबानी जैसे बड़े साहूकार हैं। ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक 3 बिजली सप्लाई कंपनियों ने सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इसमें महंगी बिजली खरीदना, ज्यादा लागत दिखाना और बिना टेंडर निकाले ही दूसरी कंपनियों के साथ सौदा करना शामिल है। रिपोर्ट में बिजली मीटरों में गड़बड़ी की बात भी कही गई है। जानकारों के मुताबिक सरकार के संरक्षण के बिना इतनी बड़ी हेराफेरी नहीं कर सकती हैं। जो पेपर्स डिस्कॉम्स ने सीएजी को अपनी मर्जी से दे दिए, उनमें से इतना घोटाला निकाला है। आप सोचिए, अगर सीबीआई टाइप या इनकम टैक्स टाइप रेड इनके ऊपर, इनके दफ्तरों पे पड़ती, मालिकों के या सीईओज़ के घरों में से अगर वो सारे पेपर्स निकाले जाते, तो क्या कुछ सामने आता। उधर बीएसईएस का कहना है कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं हो सकती और सीएजी ऑडिट का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएजी से बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट की सिफारिश की थी। अनुदीवान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। पुलिस की नौकरी में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी महज 6% तक की है। गैर सरकारी संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CHRI की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। CHRI के मुताबिक पुलिस की नौकरी कर रही महिलाओं को या तो गृहिणी के नजरिए से देखा जाता है या फिर काम के अनियमित घंटे एक बड़ा कारण बन जाते हैं।
देश के नागरिकों की सुरक्षा में दिन रात चौकसी कर रहे करीब 22 लाख पुलिसकर्मियों के मुकाबले महिला पुलिसकर्मियों की तादाद महज 1 लाख है। एक गैर सरकारी संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव यानी CRHI की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। दक्षिण एशिया में किए गए सर्वे में पाकिस्तान की हालत तो और ख़राब है, जहां पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 0 है। बांग्लादेश में ये आंकड़ा 4.6% का है, मालदीव में 7.4% और भारत में सिर्फ 6.11% है। भारत में पहले से अब इन आंकड़ों में सुधार आया है। 1981 में ये आंकड़ा महज 0.4% का था। हालांकि काम की स्थिति में अभी भी काफ़ी खामियां हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DSP और DGP के पदों पर जहां अभी भी महज 1% महिलाएं ही उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, वहीं निचले पदों पर 89% महिलाएं काम कर रही हैं। It is about ensuring that we have the male orientation of the police changes so that women can be comfortable in policing. इस सर्वे से कई पूर्व महिला पुलिस अधिकारी भी सहमत हैं। उनका कहना है कि काम के ज़्यादा घंटे और मूलभूत सुविधाओं की कमी इस पेशे में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी को रोकती हैं। आपके पास में फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रेनिंग के लिए सब, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखा जाए तो पुलिस की नौकरी कर रही महिलाओं को घर से लेकर दफ्तर तक सामंजस्य बिठाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें बेहतर सुविधाएं देकर न केवल उन्हें बल्कि देश को भी सशक्त बनाया जा सकता है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार 10 बजे लोधी रोड शवदाह गृह में होगा। उनके अंतिम संस्कार में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। दिल्ली के लोधी रोड शवदाह गृह में उनके अंतिम यात्रा में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। शुभ्रा मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके पुत्र और सांसद अभिजीत मुखर्जी के निवास तेहरा तालकटोरा मार्ग पर श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों और तमाम दलों के नेताओं ने शुभ्रा मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी जाने से लेकिन देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, समाज का भी, जब एक ऑथर, एक म्यूजिशियन, एक पेंटर चले जाते हैं। तो We are here, we'll pay our last respect to Madam Mrs. Mukherjee because she is very close to. वे सुप्रसिद्ध लेखिका थी और बहुत अच्छी पेंटर थी। शुभ्रा मुखर्जी ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में कल आखिरी सांस ली। वो 9 दिन से ICU में थी। 7 अगस्त को उन्हें ब्रेन हेमरेज का अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। शुभ्रा मुखर्जी का जन्म बांग्लादेश के जैसोर में 17 सितंबर 1940 को हुआ था। 1957 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, अभिजीत, इंद्रजीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी। शुभ्रा मुखर्जी राजनीति से दूर रहीं। संगीत, लेखन और चित्रकारी जैसी कलाओं में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, नेताओं, अफसरों और जजों के बच्चों का सरकारी स्कूल में पढ़ना जरूरी, आदेश न मानने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। आरोपी पर प्रधानमंत्री कार्यालय और पूर्व सैनिकों में बातचीत, 10 दिन तक आंदोलन तेज नहीं करने पर सहमति। 14 अगस्त के व्यवहार के लिए दिल्ली पुलिस ने मांगी माफी। जम्मू कश्मीर के सीमा इलाकों में पाकिस्तान से लगातार 11वें दिन फायरिंग, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, नागरिक इलाकों में दहशत। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के 5 छात्र गिरफ्तार, प्रबंधन ने लगाया दंगे का आरोप। 2008 बैच के प्रोजेक्ट्स के असेसमेंट पर विवाद। असम के 11 जिलों में बाढ़ की चेतावनी, 70,000 से ज्यादा पीड़ित। मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की आशंका।